Hello everyone, I am Keyur Polra. I'll be teaching you geography. So I am excited to connect with you through Knowledge Temple, a platform which is dedicated for providing quality education and a mentorship for students across India. So here at Knowledge Temple, what will you get? So you will get structured learning, live lectures, PPTs, and also rewards based on your performance. आपका परफॉर्मेंस कैसा है उसके बेसिस पे आपको हम रिवॉर्ड्स भी प्रोवाइड करेंगे। तो चाल स्टार्ट करते हैं जहां से हमने कल छोड़ा था वहीं से स्टार्ट करते हैं कि हीट बैलेंस क्या होता है। ठीक है, अर्थ का हीट बैलेंस क्या होता है, ठीक है, हीट बजट क्या होता है। ठीक है, इसके पहले हम देख चुके कि इंसोलेशन क्या होता है। ठीक है, फिर आपका हम क्या देख चुके थे कि एटमोसफियर इनडायरेक्टली हीट कैसे होता है, वो सब हम देख चुके हैं। ठीक है, टेरेस्ट्रियल रेडिएशंस क्या होते हैं आपके। ठीक है, तो आज हम देखते हैं हीट बैलेंस। ठीक है, देखते हैं। सो द इंसोलेशन एट द टॉप ऑफ एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू 100 पॉइंट्स। ठीक है, मान लो कि जो एट टॉप ऑफ एटमॉस्फेयर में सन है। ठीक है, आपका सन से जो भी एटमॉस्फेयर है, टॉप एटमॉस्फेयर, तो यहाँ पे जो भी आपका रेडिएशन आ रहा है, ठीक है, इंसोलेशन हो रहा है, वो कितना है? 100 पॉइंट। ठीक है, रफली 35 यूनिट्स आर रिफ्लेक्टेड बैक टू द स्पेस। मतलब मान लो यहाँ से क्या कि अराउंड 35 रिफ्लेक्ट बैक कर जा रहे हैं। ठीक है, तो क्या हुआ, 35 माइनस कर जाएंगे। ठीक है, बिफोर रीचिंग द सर्फेस, मतलब अर्थ के सर्फेस पे पहुंचने से पहले 35 को तो रिफ्लेक्ट बैक कर दिया। क्योंकि मान लो कि जो भी रेडिएशन आएगा, जैसे समझो कि सारे शॉर्ट वेव रेडिएशन होंगे, जो दूसरे रेडिएशन होंगे लॉन्ग वेव, तो उसको रिफ्लेक्ट बैक कर देगा एटमॉस्फेयर, क्योंकि एटमॉस्फेयर सिर्फ शॉर्ट वेव रेडिएशन के लिए ट्रांसपेरेंट है, बाकी किसी के लिए नहीं। तो 100 में से मान लो 35 आपके शॉर्ट वेव नहीं थे, ओनली 65 से, तो बाकी को रिफ्लेक्ट बैक कर देगा। ठीक है, फिर 27 फ्रॉम क्लाउड्स, 2 फ्रॉम स्नो आइस एंड 6 स्कैटर्ड बाय स्पेस। ठीक है, मतलब ऐसे, मतलब आप समझ लो। ठीक है, रफली लिविंग 65 यूनिट्स एब्जॉर्ब। ठीक है, मतलब 65 यूनिट्स आपके बच जाएंगे जो एब्जॉर्ब कर लेगा अर्थ का सरफेस। ठीक है, सो उसमें क्या होगा, 14 विद इन एटमोसफियर, 51 बाय अर्थ सरफेस। ठीक है, तो उसमें भी क्या होगा, जो 14 होंगे आपके एटमोसफियर में एब्जॉर्ब हो जाएंगे। एटमोसफियर में क्या एब्जॉर्ब होगा ऐसे बताओ। तो जो भी आपका ओजोन है, ठीक है, जो नियर इंफ्रारेड रेडिएशन होगा वो आपका एब्जॉर्ब हो जाएगा आपका एटमोसफियर में। बाकी का सब आपका अर्थ के सरफेस पे पहुंच जाएगा। ठीक है, so of the 51 units absorbed by the surface, 17 units are radiated directly to the space। मतलब क्या होगा कि जो ये आपका अर्थ है, ठीक है, तो इसके सरफेस पे 51 यूनिट्स आए थे, यहाँ पे 51। तो इसमें से क्या होगा कि जो 17 है आपके, वो डायरेक्टली मतलब रेडिएटेड कर जाएंगे स्पेस में, सीधा स्पेस में चले जाएंगे, यहाँ से सीधा स्पेस में चले जाएंगे 17। ठीक है, तो इसमें से क्या होगा, 51 में से 17 चले जाएंगे आपके, तो इसमें आपके लिए 34 बचेंगे। ठीक है, तो 34 इसमें रहेगा। तो 34 यूनिट्स आर एब्जॉर्ब बाई द एटमोसफियर। मतलब क्या होगा कि जो रिफ्लेक्ट यहाँ से आप करेगा, लॉन्ग वेव्स होंगे, वो तो 34 आपके एटमोसफियर में चले जाएंगे। ठीक है, तो अर्थ के सरफेस पे बस अब कुछ नहीं बचा। ठीक है, वो जीरो हो गया। ठीक है, सो 6 डायरेक्टली, 9 वाया कन्वेक्शन एंड टर्बुलेंस, 19 वाया लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन। ठीक है, एंड 48 यूनिट्स आर रेडिएटेड बैक इन द स्पेस। ठीक है, तो इसमें से भी क्या होगा, 48 स्पेस में रेडिएट बैक कर जाएंगे आपके। ठीक है, तो उसके बाद क्या होगा, वहां पे कुछ नहीं होगा। ठीक है, सो क्या 48 यूनिट्स आपके वापस स्पेस में रेडिएटेड बैक हो जाएंगे। तो कैसे होंगे देखो, ये 34 जो थे, ठीक है, ये एटमोसफियर में गए। ऑलरेडी जो यहाँ पे आपके 14 यूनिट्स थे, ठीक है, देखो यहाँ पे 14 यूनिट्स जो थे एटमोसफियर ने एब्जॉर्ब किए थे आते रहो, तो उन दोनों को मिला के 48 वापस स्पेस में चले जाएंगे। तो इसका मतलब क्या होगा, 100 यूनिट्स सन से एमिट हुए। ठीक है, एटमोसफियर तक आए, फिर वहां से एटमोसफियर में क्या 35 वापस रिफ्लेक्ट बैक करके वहीं से इनकमिंग में ही रिफ्लेक्ट करके वापस चले गए वो लोग। ठीक है, फिर जो 65 से वो आए, उसमें से 17 क्या डायरेक्ट रिफ्लेक्ट बैक करके अर्थ के सरफेस से रिफ्लेक्ट करके वापस चले गए स्पेस में डायरेक्ट। 34 क्या थे आपके एटमोसफियर में गए, बट एटमोसफियर में जो भी 14 यूनिट्स थे आपके, ठीक है, एब्जॉर्ब किए थे आते समय, इनकमिंग जो रेडिएशन था उसमें से 14 अपने पास रख लिए थे एटमोसफियर में। फिर जो 34 सरफेस से गए, तो उन दोनों को मिला के 48 वापस चले गए। तो उससे मतलब क्या हुआ, 100 आए थे, 100 ही चले गए, तो मतलब जीरो हो गया। इसका मतलब यहाँ पे टोटल देखोगे अब जीरो हो जाएगा। तो ये है हीट बैलेंस की, मतलब जितना आएगा उतना वापस चला जाएगा। ठीक है, सो व्हाट कंट्रोल्स रीजनल टेम्परेचर। तो रीजनल टेम्परेचर उसको क्या कंट्रोल करता है, क्या चीजें जो रीजनल टेम्परेचर पे इफेक्ट करती है, तो देखते हैं। एक तो आपका लेटीट्यूड, सबसे पहले लेटीट्यूड। सो टेम्परेचर डिपेंड्स ऑन इंसोलेशन, एंगल ऑफ इंसिडेंस डिक्रीजेस फ्रॉम इक्वेटर टुवर्ड्स पोल, causing lower temperature towards pole। तो क्या है,
लेटीट्यूड है, ठीक है। देखो यहाँ पे इसमें तो नहीं क्लियर दिख रहा होगा। देखो ये जो आप हमारा अर्थ है, ठीक है। तो जो ये आपके, ठीक है, लेटीट्यूड्स, ठीक है, आपके जो भी ये वाले लेटीट्यूड्स होते हैं आपके, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, जैसे जैसे आप ये आपका इक्वेटर मान लो, ठीक है, ये आपका पोल, ठीक है, ये नॉर्थ पोल है, ये आपका साउथ पोल है, ठीक है। तो इक्वेटर पे क्या होगा यहाँ पे सबसे ज्यादा हीट होगी, क्योंकि सन बिल्कुल ऐसे होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे सबसे ज्यादा हीट होगी। बट यहाँ से जैसे जैसे आप पोल्स की तरफ जाते जाओगे, तो वहां पे क्या होगा, जो एंगल होगा आपका वो कम होता जाएगा। देखो यहाँ पे एंगल ऐसे है, तो यहाँ पे फिर एंगल ऐसे होता जाएगा, ठीक है, ऐसे। देखो यहाँ से एंगल देखोगे आप, ऐसे होता जाएगा, ठीक है। तो जब एंगल कम होगा, तो उससे उससे क्या होगा, जो टेम्परेचर होगा वो और कम हो जाएगा वहां पे। टेम्परेचर उसके कंपेयर में कम होता जाएगा, यहाँ पे ज्यादा होगा टेम्परेचर, यहाँ से एंगल कम है तो यहाँ पे टेम्परेचर कम होगा, क्योंकि यहाँ पे सोलर रेडिएशन कम पहुंचे, ठीक है। इसीलिए पोल्स पे आप देखोगे, दोनों तरफ पोल्स पे, अंटार्कटिका में देखो या आर्कटिक में देखो, वहां पे बर्फ ही होती, मतलब 365 डेज वहां पे आपको स्नो मिलेगी, ठीक है। बट इक्वेटर के आपको स्नो बिल्कुल नहीं मिलेगी, 365 डेज आपको वहां पे गर्मी मिलेगी, ठीक है। क्यों? क्योंकि वहां पे सीधे सनरेज गिरती है, इंसोलेशन ज्यादा है। पोल्स पे कम है, क्यों? क्योंकि वहां पे जैसे जैसे आप ऊपर चलते जाओगे पोल्स की तरफ इक्वेटर से, वहां पे एंगल आपका जो है वो डिक्रीज होता जाएगा इंसिडेंट का, तो वहां पे आपकी जो इंसोलेशन है वो कम होगी, इसलिए। फिर है आपका डिस्टेंस फ्रॉम द सी, ठीक है। तो सी से कितना डिस्टेंस है आपका लोकेशन का, उस पर भी डिपेंड करता है। तो सी इज हीट एंड कूल स्लोली, मतलब क्या है, सी गर्म भी बहुत कम धीरे होता है और ठंडा भी धीरे होता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसमें हार्ड सरफेस नहीं है, जो सी का सरफेस है वो सॉफ्ट है, ठीक है। उसकी वजह से सॉफ्ट तो नहीं कह सकते, मतलब लिक्विड है, इसीलिए, ठीक है। सो कोस्टल प्लेसेस है मोर मॉडरेट टेम्परेचर देन इनलैंड लोकेशंस, ठीक। तो इसीलिए कोस्ट पे आप देखोगे, कोस्टल जो भी एरियाज है वहां पे आप टेम्परेचर आपको मॉडरेट दिखेंगे, आपको ना तो ज्यादा गर्म मिलेंगे ना तो ज्यादा ठंडे होंगे। बट इनलैंड में आप लोकेशन देखोगे, तो जैसे मान लो कि आप चले जाओ नॉर्थ की तरफ, ठीक है, अब दिल्ली में देख लो, मान लो, तो दिल्ली में अभी कितनी ठंड ज्यादा पड़ रही है, ठीक है। अब वही गर्मी में देखो, क्योंकि दिल्ली में बहुत ज्यादा गर्मी पड़ेगी, ठीक है। बट अब वही चीज आप जाके कोस्टल एरिया पे देखोगे, तो वहां पे ना तो आपको ज्यादा गर्मी मिलेगी ना तो ज्यादा आपको ठंडी मिलेगी, ठीक है, इसलिए। फिर है आपका एल्टीट्यूड। सो द टेम्परेचर डिक्रीजेस विथ एलिवेशन एट अबाउट 1 डिग्री सेल्सियस फॉर एवरी 165 मीटर ऑन एवरेज, ठीक है। सो इसको हम देख चुके हैं, नॉर्मल लैप्स रेट क्या होता है, जब एटमोसफेयर में देखा था कि जो एटमोस्फेरिक लेयर्स क्या होती है, ठीक है। तब हमने देखा था कि आपका नॉर्मल लैप्स रेट क्या होता है। जैसे आप मतलब एटमोसफेयर में ऊपर जाते जाओगे, तो 165 मीटर, एवरी 165 मीटर पे आपको 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम हो जाएगा आपका, ठीक है, जिसको बोलते हैं नॉर्मल लैप्स रेट, ठीक है। फिर आपके ओशियन करंट्स। सो वार्म ओशियन करंट्स रेज कोस्टल टेम्परेचर्स अलोंग देयर पाथ एंड कोल्ड करंट्स लोअर देम, ठीक है। मतलब क्या है, जो वार्म करंट्स है आपके, वार्म ओशियन करंट्स है, वो क्या कोस्टल टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं अपने साथ, ठीक है। बट जो कोल्ड करंट्स है उसको कम करते हैं। ऑब्वियसली जो वार्म करंट्स होंगे वो गर्म होंगे, ठीक है, वहां पे उसमें हीट वगैरह होगी, तो उसकी वजह से क्या होगा, जो टेम्परेचर होगा, कोस्ट का टेम्परेचर वो इंक्रीज होगा। बट जो कोल्ड करंट्स है उसमें टेम्परेचर कम होगा, तो वो टेम्परेचर को वहां पे कम कर देगा, ठीक है। देखो एग्जांपल भी दिया, नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट आपकी क्या है, जो नॉर्थ वेस्टर्न यूरोपियन कोस्ट है उसको मतलब माइल्ड रखती है, ठीक है, ना तो ज्यादा गर्म ना तो ज्यादा ठंडा, ठीक है। फिर आपका एयर मासेस एंड रिलीफ फीचर्स, कि एयर मास क्या होता है और रिलीफ फीचर्स क्या होते हैं, देखते हैं। तो एयर मास क्या होती है? सो एयर मासेस, एरिया इन्फ्लुएंस्ड बाय वार्म एयर मासेस हैव हायर टेम्परेचर, while those under cold air masses have lower temperature, ठीक है। जो वार्म एयर मासेस है आपकी, ठीक है, वहां पे टेम्परेचर ज्यादा होता है, क्योंकि वो वहां पे एयर आपकी वार्म होगी, ठीक है। अगर वार्म एयर होगी, वहां पे मॉइस्चर वगैरह होगा, तो उसकी वजह से क्या होगा, टेम्परेचर ज्यादा होगा। वही कोल्ड एयर में वहां पे आपको ड्रायर मतलब कंडीशंस मिलेगी, तो उसकी वजह से टेम्परेचर आपके कम होंगे वहां पे, ठीक है। फिर रिलीफ फीचर्स क्या है? देखो, डिफरेंट लैंड सरफेसेस हीट एट डिफरेंट रेट्स, वेजिटेशन एंड स्नो कवर रिफ्लेक्ट सोलर एनर्जी एंड मॉडरेट टेम्परेचर वेरिएशंस, जो लैंड सरफेस में जो आपके डिफरेंस होते हैं रेट्स में, ठीक है, हीट रेट्स में, तो क्यों होता है, जो वेजिटेशन होती है आपकी, स्नो कवर वगैरह होता है आपका, ठीक है, वो क्या होता है, सोलर एनर्जी को रिफ्लेक्ट कर देता है, वो एब्जॉर्ब नहीं करता, ठीक है। बट जो आपका सरफेस, अर्थ के दूसरे सरफेस है, वो उसको एब्जॉर्ब करेंगे, तो वहां पे गर्मी होगी। बट जो आपका जो आपका हिली एरियाज है, जहाँ पे स्नोफॉल वगैरह होता है, स्नो जहाँ पे स्नो कवर्स होते हैं, तो वो क्या करते हैं, सोलर एनर्जी को रिफ्लेक्ट बैक कर देते हैं, तो उसकी वजह से वहां पे टेम्परेचर आपको मॉडरेट मिलेंगे, ठीक है। जैसे आप मान लो राजस्थान में देख लो, तो राजस्थान में आपको जो थार डेजर्ट वगैरह, तो वहां पे आपको
बहुत ज्यादा गर्मी मिलेगी। वही आप जाके देख लो कुल्लू मनाली या फिर आप हिमाचल में देख लो, ठीक है, तो वहां पे क्या होता है, वहां पे हिमालयस लगते हैं, वहां पे हिमालयस में मतलब कंटिन्यूस स्नोफॉल से कवर होता है, पूरा हिमालय कवर है, तो जो भी इंसोलेशन होगा, इनकमिंग सोलर रेडिएशन आपके होंगे, वो क्या करेंगे, वो रिफ्लेक्ट बैक कर जाएंगे, ठीक है, स्नो से मतलब ऐसे ही हिट करेंगे स्नो पे, तो वहां से आपके रिफ्लेक्ट बैक कर जाएंगे, तो उसकी वजह से क्या होता है, वहां के आसपास का जो टेम्परेचर होगा वो माइल्ड होगा वहां पे, मतलब इतना ज्यादा आपको ना तो गर्मी ज्यादा होने मिलेगी ना कुछ और होगा, ठीक है, इसलिए वहां पे टेम्परेचर मॉडरेट होता है, ठीक है। वाइल बेयर सोइल एंड डेजर्ट्स शो लार्जर टेम्परेचर स्विंग्स, देखो देखा अभी, जैसे मान लो राजस्थान का थार डेजर्ट है, ठीक है, तो वहां पे आपको दिन में बहुत ज्यादा गर्मी लगेगी, बट रात में आपको ठंड लग जाएगी, ठीक है। तो रात में मत बहुत मतलब जैसे मान लो दिन में अगर 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, तो रात में वो गिर के मतलब ऐसे 10 डिग्रीज 9 डिग्रीज हो जाएगा, ठीक है। बट ये चीज आपको मतलब माउंटेन्स में नहीं दिखेगी, हिमालय से आपको हिमाचल में आप जाके देखोगे, तो वहां पे आपको ये चीज नहीं दिखेगी कि ठीक है, अगर दिन में आपका 26 मतलब 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, तो रात को मतलब वो कम हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका 15 डिग्री 16 डिग्री, ऐसा नहीं होगा कि ठीक है उसका मतलब सीधा 1 डिग्री 2 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। फिर आपका जनवरी टेम्परेचर पैटर्न अक्रॉस हेमिस्फीयर, मतलब जनवरी में क्या टेम्परेचर होते हैं आपके दोनों हेमिस्फीयर में, नदर्न हेमिस्फीयर सदर्न हेमिस्फीयर में, वो देखते हैं, ठीक है। सो इन जनवरी द सन इज वर्टिकली ओवरहेड नियर द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, मेकिंग इट समर इन द सदर्न हेमिस्फीयर एंड विंटर इन द नदर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। देखो मैं आपको समझाता हूँ कि कैसे होता है ये सन है, ठीक है, ये आपका पूरा अर्थ है, ठीक है, ये इक्वेटर हो गया, ठीक है, ये आपका ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न हो गया, ये आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हो गया, ठीक है, ये इक्वेटर है, सर है, ये कैप्रिकॉर्न, ठीक है। तो जो सन है आपका, देखो क्या बोल रहा है, वर्टिकली ओवरहेड नियर द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है, तो जो सन है आपका ये यहाँ पे होगा, ठीक है, ये ऐसे मान लो वर्टिकली ओवरहेड आ गया आप पे ट्रॉपिक ऑफ यहाँ पे कैप्रिकॉर्न पे, ये आपका हो जाएगा पूरा सदर्न हेमिस्फीयर, ये वाला जो है ये आपका है सदर्न हेमिस्फीयर, और ये आपका पूरा है नदर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, देखो यहाँ पे ऐसे है, ठीक है, तो यहाँ पे ओब्वियसली से ज्यादा सनराइज आएगी, इंसोलेशन होगी, यहाँ पे कम होगी, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, नदर्न हेमिस्फीयर में आपका विंटर होगा और सदर्न में आपका समर होगा, ठीक है। ये आपको पता ही है, जब ये जनवरी चल रहा है हमारे यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको पता है कि यहाँ पे सर्दियाँ चल रही है अभी, ठीक है, जनवरी में, तो इसीलिए क्योंकि जो इंडिया का लोकेशन है आपका नदर्न हेमिस्फीयर में आता है आपका, ठीक है, तो उसकी वजह से क्या है कि यहाँ पे हमारे यहाँ पे आप सर्दी चल रही है, और सदर्न हेमिस्फीयर में आपको समर मिलेगा, ठीक है। फिर नदर्न हेमिस्फीयर में देखो लैंड मासेस आर कूलर देन ओशियन, सो आइसोथर्म शिफ्ट नॉर्थ ओवर ओशियंस एंड साउथ ओवर कॉन्टिनेंट्स। देखो नदर्न हेमिस्फीयर में क्या होता है, जो लैंड मासेस है आपकी वो मतलब ओशियन से भी ठंडी होती है, ठीक है, क्योंकि वहां पे डायरेक्ट सनलाइट इतनी आती नहीं है, तो इंसोलेशन इतना होता नहीं है, इसलिए वहां पे क्या है कि जो लैंड मासेस है वो ठंडी है, नदर्न हेमिस्फीयर में आप देखोगे तो आपको मतलब बर्फ वगैरह मिल जाएगा। तो जो आइसोथर्म्स है आपकी वो ठीक है ओशियन है, तो उसके नॉर्थ में शिफ्ट करेगी आपकी आइसोथर्म्स, और कॉन्टिनेंट के साउथ में शिफ्ट करेगी, ठीक है। वार्म ओशियन करंट सच एज गल्फ स्ट्रीम्स मेक नॉर्थ अटलांटिक वार्म एंड बेंड आइसोथर्म्स नॉर्थवर्ड। तो जो ये नॉर्थ अटलांटिक जो आपकी ड्रिफ्ट वगैरह होती है, ठीक है, ये हम आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे, ठीक है, जब वो ओशियन का जब हम इंटी डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे कि ओशियन करंट्स क्या होती है, ठीक है, जब बाइफरकेट होती है तो कौन सी होती है, वार्म करंट्स क्या होते हैं, कोल्ड क्या होते हैं, ठीक है। बट आप देख लो कि जो गल्फ स्ट्रीम और नॉर्थ अटलांटिक होती है जो ड्रिफ्ट, वो आपकी गर्म होती है, ठीक है, वार्म होती है, तो वो क्या करती है, जो आइसोथर्म से उसको नॉर्थवर्ड बेंड करेगी, ठीक है, वाइल आइसोथर्म बेंड साउथवर्ड ओवर कोल्ड लैंड मासेस इन यूरोप। बट यूरोप में क्या है कि जो कोल्ड लैंड मासेस है साउथवर्ड मूव करेगी, ठीक है। मतलब क्या है देखो, अगर ये आपका यहाँ पे मतलब ये आपका, ठीक है, नॉर्थ अमेरिका, और यहाँ पे आपका साउथ अमेरिका, ठीक है, तो जो ये ओशियन करंट से ऐसे फ्लो कर रहे हैं, ठीक है, तो अब क्या से क्या होगा, जो भी देखो क्या है कि गल्फ स्ट्रीम में एक नॉर्थ अटलांटिक वार्मर, ठीक है, तो यहाँ पे गल्फ स्ट्रीम है, ठीक है, यहाँ पे गल्फ स्ट्रीम होगी, तो ये क्या करेगी, जो ओशियन करंट उसको गर्म रखेगी, तो वो आपका कहाँ नॉर्थ की तरफ जाएगा, नॉर्थ वाले से मूवमेंट करेगा। बट वहीं क्या है, वहीं क्या है कि जो आपका आइसोथर्म होगा सदर्न में, ठीक है, वहां पे कोल्ड लाइन मासेस है, तो वो साउथवर्ड मूव करेगा, तो जो ये आपका यहाँ पे यूरोप आ जाएगा फिर, ठीक है, आपका अगर ये मान लो यूरोप है, तो यूरोप में क्या होगा, साउथवर्ड मूव करेगा ऐसे, यहाँ पे है तो यहाँ से जैसे मान लो ऐसे आ रही है, फ्लो कर रहा है ओशन करंट्स आपका, तो वो साउथवर्ड मूवमेंट करेगा, क्योंकि ये ठंडा है, जो गर्म है आपका नॉर्थवर्ड मूवमेंट करेगा, मतलब ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है।
फिर सदर्न हेमिस्फीयर में क्या है, with fewer land masses. Ocean influence makes isotherms more parallel to latitudes and temperature variations more gradual. ठीक है। मोस्ट ऑफ द जो भी जितने भी लैंड मासेस है हमारे, वो सब नॉर्थ नदर्न हेमिस्फीयर में आपके आते हैं। नॉर्थ अमेरिका हो गया आपका, ठीक है, फिर आपका यूरोप हो गया, अफ्रीका का कॉन्टिनेंट हो गया। तो वो क्या मोस्टली ज्यादा जो भी लैंड मास है आपका नदर्न हेमिस्फीयर में है। और सदर्न हेमिस्फीयर में क्या सबसे ज्यादा मतलब ओशियन से घिरा हुआ सदर्न हेमिस्फीयर आपका। तो इसलिए क्या है कि वहाँ पे लैंड मासेस कम है, इन्फ्लुएंस का ज्यादा मतलब ओशियन का ज्यादा इन्फ्लुएंस है। तो वो क्या आइसोथर्म्स को पैरेलल कर देता है लेटीट्यूड्स और टेम्परेचर के साथ। ठीक है। तो अगर लेटीट्यूड के साथ वो पैरेलल कर देगा आइसोथर्म्स को, तो टेम्परेचर वेरिएशन आपका ग्रेजुअल होगा। ठीक है। रीजन्स विद हायर टेम्परेचर इंक्लूड नॉर्थ वेस्ट अर्जेंटीना, ईस्ट एंड सेंट्रल अफ्रीका एंड सेंट्रल ऑस्ट्रेलिया। ठीक है। तो यहाँ पे टेम्परेचर ज्यादा होते हैं। ठीक है। फिर वाई एनुअल रेंज इज हायर इन साइबेरियन प्लेन्स। ठीक है, मतलब साइबेरियन प्लेन्स में एनुअल रेंज ज्यादा क्यों होती है? तो साइबेरियन प्लेन्स आर far from the sea, producing extreme continentality, which mean January temperature between 18 -18 degrees Celsius to -48 degrees Celsius, and summer temperatures up to about 20 डिग्री सेल्सियस। तो आप देख सकते हो डिफरेंस, -50 डिग्री सेल्सियस टू 20 डिग्री सेल्सियस, ये डिफरेंस है। मतलब विंटर में आप देखोगे -50 डिग्री के आसपास है, 48 डिग्रीज। ठीक है। और समर में देखोगे आप 20 डिग्रीज है। ठीक है। तो ऑलमोस्ट आपका 70 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस है। ठीक है। तो क्यों है? तो ये क्यों, एक तो देखो साइबेरियन प्लेन आपके सी से बहुत फार है। ठीक है। वहां पे मतलब एक तो कॉन्टिनेंटलिटी आपकी एक्सट्रीम होगी वहां पे। ठीक है। तो वहां पे जो मे जनवरी का मेन टेम्परेचर इतना है, -18 डिग्रीज 48 डिग्रीज। ठीक है। तो क्या होता है, इसकी वजह से आपका जो टेम्परेचर का जो मतलब आपका जो एनुअल टेम्परेचर रेंज है वो बहुत हाई है। ठीक है। क्योंकि एक तो उसका लोकेशन ही सी से दूर है। ठीक है। तो वहां पे मतलब मॉइस्चर वगैरह का इतना इन्फ्लुएंस होगा नहीं, ओशन का इतना इन्फ्लुएंस होगा नहीं, इसलिए। ठीक है। जैसे आप देख सकते हो कि जैसे मैंने बोला था थार का जो राजस्थान का जो थार डेजर्ट है, वहां पे भी यही सीन है। अब दिन में देखोगे तो वहां पर टेम्परेचर ज्यादा होता है, बट रात में देखोगे तो टेम्परेचर में आपको इतना डिफरेंस दिखेगा। मान लो दिन में 30 डिग्री सेल्सियस है, तो रात को आपको 10 डिग्री 8 डिग्री के आसपास टेम्परेचर हो जाएगा। क्योंकि इसी वजह से। ठीक है। सी से दूर है थोड़ा, इस वजह से। ठीक है। टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन इन जुलाई, तो जुलाई में कैसा टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन है वो देखते हैं। सो इन जुलाई द सन इज वर्टिकली ओवरहेड नियर द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है। जुलाई में क्या होता है, जो आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। ठीक है। ये था, ये जो ये वाली कंडीशन जो भी थी, ये वाली कंडीशन पूरी थी आपकी। ये वाली आपकी जनवरी की थी। ठीक है। अब जुलाई में क्या होगा, जुलाई में जो सन है इधर आ जाएगा। ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे। ठीक है। तो सॉरी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे। तो उसकी वजह से क्या होगा जुलाई में, ठीक है, नदर्न हेमिस्फीयर में समर आ जाएंगे और सदर्न हेमिस्फीयर में आपके विंटर हो जाएंगे। ठीक है। आइसोथर्म बिहेवियर कैसा होगा जुलाई में? इन द नदर्न हेमिस्फीयर आइसोथर्म्स बेंड टुवर्ड द इक्वेटर ओवर ओशियन, मतलब ओशियन पे वो इक्वेटर के टुवर्ड्स बेंड करेंगे। एंड पोल के और लैंड मासिस पे साउथवर्ड बेंड करेंगे वो, सॉरी ओशन क्या बोलते हैं जो लैंड मासिस है, तो उसमें पोल की तरफ आपके वो करेंगे। ठीक है। मूवमेंट इन द सदर्न हेमिस्फीयर आइसोथर्म्स बेंड टुवर्ड्स द इक्वेटर ओवर द लैंड एंड टुवर्ड्स द पोल ओवर द ओशियन। मतलब क्या है देखो, आपको अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए तो आप याद रखना कि मूवमेंट उसकी मतलब अपोजिट होगी, वाइस वर्सा मूवमेंट होगी। अब मान लो कि जो आपके नदर्न हेमिस्फीयर में, नदर्न अगर नदर्न हेमिस्फीयर है आपका, ठीक है, वहां पे क्या है इक्वेटर है। ओशियन में जो इक्वेटर की तरफ मूव करेंगे। ठीक। तो अगर साउथ सदर्न हेमिस्फीयर में क्या होगा, इसका उल्टा होगा, वाइस वर्सा होगा। तो सदर्न हेमिस्फीयर में क्या है आपका, देखो इक्वेटर से लैंड की तरफ मूव करेंगे। ठीक है। वही देखो, लैंड मासिस में पोल की तरफ, तो सदर्न हेमिस्फीयर में, ठीक, ओशियन में। तो ये डिफरेंस देख लेना कि दोनों में वाइस वर्सा होगा। अगर वहां पे इक्वेटर से ओशियन की तरफ होगा तो यहाँ पे इक्वेटर से लैंड की तरफ होगा। ठीक है। ठीक है। फिर आपका हाई टेम्परेचर रीजन्स इंक्लूड साउथ वेस्टर्न यूएसए, सराहा, ठीक है, सहारा सॉरी, अरेबिया, इराक, ईरान, अफगानिस्तान एंड डेजर्ट रीजन ऑफ इंडिया एंड चाइना। लोएस्ट टेम्परेचर बिलो 0 डिग्री अकर्स ओवर सेंट्रल ग्रीनलैंड। ठीक है। तो ये मतलब टेम्परेचर में मतलब डिफरेंस होता है, ऐसे रीजन है ये वाले। ठीक है। आपके जुलाई में ऐसे होती है टेम्परेचर मतलब डिस्ट्रीब्यूशन, जुलाई में आप देख लेना। ठीक है। तो मैं आपको ये आइसोथर्म वाला एक और बार समझा दे रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि मुझे लगा है कि सही से नहीं समझ आया होगा। देखो,
जो आइसोथर्म का बिहेवियर कैसा होगा जुलाई में, ठीक है, क्योंकि जुलाई में नदर्न हेमिस्फीयर में आपका समर होगा और सदर्न हेमिस्फीयर में विंटर होगा, ठीक है। तो देखो, जो नदर्न हेमिस्फीयर आइसोथर्म्स बेंड्स टुवर्ड्स द इक्वेटर ओवर ओशियन, मतलब ओशियन के ऊपर होगा, तो आइसोथर्म्स आपके इक्वेटर की तरफ बेंड करेंगे, ठीक है। और सामने पोल्स में क्या होगा, लैंड मास की तरफ बेंड करेंगे आइसोथर्म्स। वही आप अब वाइस वर्सा देखो, सदर्न हेमिस्फीयर में क्या होगा, नदर्न हेमिस्फीयर में क्या है, जो आपके इक्वेटर पे, जो मतलब इक्वेटर से ओशियन से इक्वेटर में बेंड करेंगे, ओशियन के ऊपर होगा तो इक्वेटर की तरफ बेंड करेंगे, ठीक है। तो समझ सदर्न में क्या होगा, जो भी लैंड पे होगा वो इक्वेटर की तरफ बेंड करेगा, ठीक है, वाइस वर्सा। वहां पे ओशियन है तो यहाँ पे लैंड है, बट इक्वेटर की तरफ बेंड करेंगे, सदर्न नदर्न में ओशियन, सदर्न में आपका लैंड, ठीक है। नदर्न में क्या होगा जुलाई में, तो जो आपकी, जो भी आइसोथर्म्स है आपके, वो लैंड मासिस के ऊपर से पोल की तरफ मूव करेंगे, मतलब बेंड करेंगे। बट सदर्न हेमिस्फीयर में क्या होगा, ठीक है, ओशियन से आपके पोल की तरफ मूवमेंट बेंड करेंगे, ठीक है। तो ये डिफरेंस आप याद रख लेना, मतलब वाइस वर्सा करना है आपको, एग्जाम में जो भी आंसर मिले तो आपको उसका उल्टा समझना है, आपको वाइस वर्सा देखना है कि ठीक है, उसका रिवर्स कहाँ पे दे रखा है, कौन से ऑप्शंस में दे रखा है, ठीक है। फिर देखते हैं कि टेम्परेचर इन्वर्जन क्या होता है, ठीक है। इंक्रीज इन द टेम्परेचर विथ इंक्रीज इन हाइट, ठीक है, रिवर्सिंग द नॉर्मल लैप्स रेट, ठीक है। टेम्परेचर इन्वर्जन क्या होता है, कि जैसे जैसे हाइट बढ़ेगी वैसे वैसे टेम्परेचर भी इंक्रीज होगा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं नेगेटिव लैप्स रेट, नेगेटिव, हाँ नेगेटिव लैप्स रेट, ठीक है। सो इन्वर्जन टाइप्स क्या होते हैं, ग्राउंड इन्वर्जन, ठीक है, occurs on long winter nights with clear skies and still air when ground cools faster than the air above, ठीक है। जो मतलब ग्राउंड इन्वर्जन कब आपका प्लेस करता है, मतलब कब होता है, तो जब आपकी जो विंटर्स होती है उसकी नाइट लंबी होती है, जब, क्योंकि पता है आपको सर्दियों में जो रात होती है लंबी होती है, ठीक है, स्काई क्लियर होता है, ठीक है। और आपकी जो हवा है वो स्टिल होती है, मतलब ऐसी नहीं है कि मतलब बहुत ज्यादा वो होता है, डिफरेंस होता है। तो उसकी वजह से क्या होता है, जो ग्राउंड होता है वो जल्दी ठंडा होता है, ठीक है, उसके ऊपर की हवा भी, ठीक है। तो उसको बोलते हैं ग्राउंड इन्वर्जन। फिर आपका फ्रंटल इन्वर्जन, ठीक है। सो अकर्स व्हेन डिफरेंट डिफरेंट एयर masses मीट एंड a colder denser mass undercut warmer air, ठीक है, ठीक है। जो डिफरेंट एयर मासेस आपकी, वो जब ठंडी से जो कोल्ड होती है आपकी, कोल्डर एयर मास होती है, वो ठंडी होती है, डेंस होती है, ठीक है, हैवी होती है। वो जब वार्मर एयर होती है आपकी, उससे जब मिलती है, तो उसके बाद जो भी प्रोड्यूस होता है वो आपका अनस्टेबल इन्वर्जन प्रोड्यूस होता है, तो उसको बोलते हैं फ्रंटल इन्वर्जन, ठीक है। जब ठंडी है, ठंडे एयर मास आपका, कोल्ड एयर मास आपका जब वार्म एयर मास से मिलेगा, उसके बाद जो भी इन्वर्जन प्रोड्यूस होगा उसको बोलते हैं फ्रंटल इन्वर्जन। फिर आपका वैली इन्वर्जन। सो डेंस कोल्ड एयर ट्रेंड्स डाउन स्लोप टू द वैली बॉटम, मतलब क्या, वैली जो ये आपकी वैली है, ठीक है, ठीक है, आपकी जो वैली है, तो यहाँ से जो ठंड, यहाँ पे कोल्ड मासेस होगी तो ये नीचे आएगी, और यहाँ पे वार्म होगी, ये ऊपर जाएगी यहाँ पे, तो उसको बोलते हैं वैली इन्वर्जन, ठीक है। फिर आपका सबसे सबसे डेंस इन्वर्जन, ठीक है। सो मैसिव अपर लेयर डिसेंडेंट वार्म वार्म रिलेटिव टू द लेयर बॉटम, ठीक है, क्रिएटिंग इन्वर्जन कॉमन ओवर कॉन्टिनेंट्स इन विंटर एंड सब ट्रॉपिकल ओशियंस अंडर हाई प्रेशर सेंटर्स, ठीक है। तो जो आपकी अपर लेयर होती है, ठीक है, वो डिसेंड कर जाती है, जब मतलब सब बहुत ज्यादा डिसेंड कर जाती है, एंड जो आपकी लोअर लेयर होती है वो गर्म होती है कंपेयर टू अपर लेयर, ठीक है। तो वो क्या होता है, कॉमन इन्वर्जन मतलब क्रिएट होता है आपका कॉन्टिनेंट के ऊपर, ठीक है, विंटर में। और तो उसको बोलते हैं सबसे डेंस इन्वर्जन। देखो यहाँ पे, ये है आपका टेम्परेचर इन्वर्जन कैसा होता है, ठीक है, ये आपका पूरा वो है डायग्राम, देख सकते हो आप, ठीक है। ये देखो यहाँ पे कोल्ड एयर मास है, कोल्ड एयर है, ये वार्म एयर है, ठीक है, ये कूल एयर है। तो ऐसे इन्वर्जन हो रही है, कूल एयर यहाँ आ जाएगी, यहाँ से बेंड करे नीचे आ जाएगी ऐसे, ठीक है। तो इसको बोलते हैं टेम्परेचर इन्वर्जन, ठीक है। फिर इकोनॉमिक इफेक्ट क्या है टेम्परेचर इन्वर्जन से, वो देखते हैं। फ्रोस्ट डैमेज। So valley bottoms can reach below freezing while higher slopes remain warmer, causing frost damage to lower slopes tree and influencing settlement patterns। मतलब क्या है, कि जो आपकी वैली बॉटम्स है, ठीक है, वो मतलब बिलो फ्रीजिंग पॉइंट्स पे होती है, ठीक है, कंपेयर टू हायर स्लोप्स। तो क्या होगा, जो क्योंकि हायर स्लोप से आपकी, देखो मान लो ये वैली है, ठीक है, तो यहाँ पे जो भी कोल्ड एयर थी वो नीचे आएगी, यहाँ पे वैली में, यहाँ पे सेटल होगी, ठीक है, बॉटम में। और जो वार्म एयर है वो आपके ऊपर जाएगी, तो वो वार्म एयर यहाँ सेटल होगी, तो जो
मतलब अपर एरिया होगा आपका वैली का, तो वो कंपेयर ठंडा रहेगा कंपेयर टू लोअर एरियाज। तो उसकी वजह से क्या होगा कि जो नीचे डैमेज होगा, मतलब जो ट्रीज वगैरह होगी लोअर स्लोप, यहाँ पे जो भी ट्रीज वगैरह होगी, यहाँ पे ट्रीज होगी सेटलमेंट होगी, तो उसको डैमेज होगा क्योंकि बहुत ज्यादा ठंडो ठंडा हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, गर्म होगा स्लैब कंपेयर टू, तो वहां पे इतना प्रॉब्लम नहीं होगा। तो इसलिए यहाँ पे ह्यूमन एक्टिविटीज पे आपको इम्पेक्ट करेगा। ठीक है, फिर इकोनॉमिक जो भी एक्टिविटीज होगी उस पर इम्पेक्ट करेगा। ठीक है, फिर आपका एयर पोल्यूशन। ठीक है, इन्वर्जन ट्रैप्स पोल्यूटेंट सच एज डस्ट एंड स्मोक इन द वैली बॉटम्स, रिड्यूस डिस्पर्शन। मतलब क्या है, जो भी पोल्यूशन पोल्यूटेंट्स वगैरह होते हैं आपके डस्ट या स्मोक, उसको क्या करेगा, वैली बॉटम्स में उसको ट्रैप हो जाएंगे वो लोग। तो उसकी वजह से क्या होगा, वहाँ पे डिस्पर्शन होगा आपका कम हो जाएगा, उसकी वजह से वहाँ पे हेल्थ इश्यूज हो जाएंगे आपके। ठीक है, दूसरे बहुत सारे इश्यूज हो जाएंगे, टेम्परेचर कम, आपका क्लाइमेट चेंज हो जाएगा, ग्लोबल वार्मिंग होगा। तो ये सब प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। ठीक है, फिर आपका फोग एंड विजिबिलिटी। फोग एसोसिएटेड विथ इन्वर्जन रिड्यूसेस विजिबिलिटी एंड नेगेटिवली अफेक्ट वेजिटेशन एंड ह्यूमन सेटलमेंट। ठीक है, जब अगर फोग है आपका, तो अगर इन्वर्जन के साथ क्या बोलते हैं, अपनी दोस्ती बना लेगा, ठीक है, तो उससे क्या होगा, जो विजिबिलिटी होगी वो रिड्यूस हो जाएगी। ठीक है, आप सबको अगर पता होगा, दिल्ली से कोई होगा तो उन सबको पता होगा कि अभी दिल्ली में क्या हाल है। ठीक है, विजिबिलिटी मतलब कब बिल्कुल बिल्कुल लो होती है, विजिबिलिटी बिल्कुल जीरो हो जाती है, कभी कभी मतलब दिखता ही नहीं है यहाँ से, मतलब हम हमसे एक जो हमसे मतलब अगर दो थोड़ा सा दूर खड़ा हुआ है कोई 15-20 कदम, तो भी नहीं दिखता। तो वो क्यों होता है, इसी वजह से होता है। जब फोग है आपका, वो जब मिल जाएगा इन्वर्जन से, ठीक है, टेम्परेचर इन्वर्जन जो होता है उससे मिल जाएगा, तो उससे क्या होगा, रिड्यूस हो जाएगी विजिबिलिटी आपकी। तो उससे आपके वेजिटेशन में, मतलब आप माउंटेन्स में ले लो तो वहाँ पे वेजिटेशन वगैरह उसमें इम्पेक्ट करेगा। और आपको जो ह्यूमन सेटलमेंट है उसको भी इम्पेक्ट करेगा, क्योंकि वैलीज में तो क्या है कि एक तरफ अगर रोड जा रही है, एक तरफ खाई है, दूसरी तरफ पहाड़ है। अगर वहाँ पे विजिबिलिटी बिल्कुल नहीं है तो पता नहीं चलेगा रोड कहाँ पे है। तो ठीक है, उससे ह्यूमन सेटलमेंट में भी प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, फिर आपका प्रेसिपिटेशन रिडक्शन। ठीक है, तो प्रेसिपिटेशन रिडक्शन भी होता है, स्टेबल कंडीशंस ड्यूरिंग इन्वर्जन कैन रिड्यूस रेनफॉल। ठीक है, अगर इन्वर्जन के टाइम स्टेबल कंडीशंस हो गई तो रेनफॉल को कम कर सकती है। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होगा, रेनफॉल कम होगी। ठीक है, तो एग्रीकल्चर पे इम्पेक्ट करेगा। तो एग्रीकल्चर पे अगर इम्पेक्ट पड़ेगा तो उससे क्या होगा, जो फार्मर्स है उनकी इकोनॉमिक लाइफ पे इम्पेक्ट पड़ेगा। ठीक है, फिर आइसोथर्म पैटर्न क्या होती है देखते हैं। तो आइसोथर्म जनरली रन्स अलोंग लेटिट्यूड्स बट आर नॉट स्ट्रिक्टली पैरेलल टू देम। मतलब क्या है, वो जनरली लेटिट्यूड्स के साथ ही चलते हैं, बट ऐसा नहीं है कि उसके पैरेलल होंगे। ठीक है, आइसोथर्म्स टेक सडन बेंड व्हेन क्रॉसिंग लैंड एंड वाटर एट द सेम लेटिट्यूड ड्यू टू डिफरेंट हीटिंग एंड कूलिंग। मतलब क्या है, आइसोथर्म्स आपके मान लो कि ऐसे ऐसे जा रहे हैं, ठीक है, बट क्या होगा जब भी मान लो यहाँ पे कोई लैंड मास आ गया, तो सडन बैंड कर जाएंगे वो, या तो ओशियन आ जाएगा। मान लो ये ओशियन आ गया, यहाँ से बैंड करके ऐसे गए, यहाँ पे ऐसे चल रहे हैं, मान लो यहाँ से ऐसे आ रहे हैं, अब यहाँ पे ओशियन आया तो सडन वापस बैंड कर जाएंगे, ऐसे चलने लग जाएंगे। ठीक है, क्यों, क्योंकि वहाँ पे जो आपका कूलिंग और हीटिंग का जो डिफरेंस होता है उसकी वजह से। ठीक है, सो नेरो स्पेसिंग बिटवीन आइसोथर्म्स इंडिकेट अ रैपिड चेंज इन टेम्परेचर, while वाइड स्पेसिंग इंडिकेट स्लो चेंज। ठीक है, मतलब अगर रैपिड चेंज होगा, मतलब क्या, अगर स्पेसिंग कम होगी, ठीक है, आइसोथर्म्स के बेंडिंग के बीच में, तो वहां पे क्या होगा, टेम्परेचर होगा आपका वो रैपिड चेंज कर जाएगा। ठीक है, अगर मतलब स्पेस वाइड है, मतलब वाइड स्पेसिंग है, ठीक है, तो वहां पे क्या होगा, टेम्परेचर होगा आपका स्लो टेम्परेचर, मतलब चेंज करेगा। ठीक है, सो आइसोथर्म चेंज पोजिशन सीजनली। ठीक है, बेंडिंग टुवर्ड्स द इक्वेटर इन समर एंड अवे फ्रॉम द इक्वेटर इन विंटर। ठीक है, मतलब सीजनली चेंज होता है आइसोथर्म्स आपके। ठीक है, सीजनल मतलब विंटर में चेंज होंगे, समर में चेंज होंगे आपके, फिर मानसून में चेंज होंगे। ठीक है, तब क्या, जब समर होता है तो तब क्या होता है, समर में वो इक्वेटर की तरफ बेंड करते हैं। ठीक है, और विंटर में क्या होता है, इक्वेटर से दूर जाते हैं। ठीक है। ठीक है, बाकी ये आपके प्रैक्टिस क्वेश्चन है। देखो, द सन इज डायरेक्टली ओवरहेडेड एट नून एट 21 जून। ठीक है, तो आपको ये सब सॉल्व करना है। ठीक है, आप इसके बाद तो आपको समझ आ जाएगा कि आपको कितना इस चैप्टर में समझ आया। ठीक है, तो ये था हमारा चैप्टर। ठीक है, चैप्टर 9 था ये हमारा। तो इसमें हमने देखा कि सोलर बजट हीट बजट क्या होता है, सोलर रेडिएशन वगैरह क्या होता है, इंसोलेशन वगैरह क्या होता है। So thank you for watching this lecture. If you liked it, please join us on our Knowledge Temple platform for advanced learning, so where you will get different courses at very affordable prices. So thank you.